नमस्कार दोस्तों, सृष्टि एस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज ये वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं और ये इस सीरीज का 24वां वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले कतई इस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए। इसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे सृष्टि एस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पर एक और सीरीज चलता है संविधान सीरीज, उससे भी आप लोग जाकर जरूर जुड़िए। उनका भी जो है आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संविधान सीरीज जो है उनसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको इन सभी वीडियो का PDF चाहिए तो सृष्टि S20 टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में देना नहीं भूलिए दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दामिन ए कोह या दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन ए कह रहा है पहला कि अनुदान में दी गई भूमि से, ऑप्शन बी कह रहा है संथाल परगना से, ऑप्शन सी कह रहा है संथालों की धार्मिक पुस्तक से, ऑप्शन डी कह रहा है संथालों के देवता से। अब आपको बताना है कि दामिन ए कोह या दामिन ए कोह का जो है संबंध इन चारों में से किससे था। और मैं आपको बताऊं इसका संबंध दोस्तों संथाल परगना से था, क्योंकि संथाल परगना का ही दूसरा नाम दामिन ए कोह था। तत्कालीन समय में इसे दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीन देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। साथ ही जमीन के बड़े भाग को दामिन ए कोह अर्थात संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया। इससे संथालों की भूमि घोषित की गई। साथ ही उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। साथ ही आपको बताऊं तो संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया था कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना होगा। अर्थात ओवरऑल कहा जाए कि ये व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा जो है इसलिए किया गया क्यों, ताकि आगे चलकर ये जो जंगली भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, वो क्या बन सके, उपजाऊ बन सके। और फिर जो है इनका ये लोग अपने कब्जे में लेकर इस ज़मीन को इन लोगों का शोषण कर सके और वहाँ से अधिक मुनाफा कमा सके दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी नीति भारत में लाया गया वो सारे के सारे नीति औपनिवेशिक जो उनका लोभ था, औपनिवेशिक जो उनका जो उद्देश्य था उनको ध्यान में रखकर ही उनको पूरा करने के उद्देश्य से ही इन सभी नीतियों को लाया गया। चाहे आप अस्थायी बंदोबस्त की बात ले ले या रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर ले या महालवाड़ी व्यवस्था की बात कर ले या जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था उनकी बात कर ले, या फिर दोस्तों जो आपने देखा कि हड़प की नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये सारे के सारे नीति कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर उनको पूरा करने के उद्देश्य से ही उनको लाया गया था। तो यहाँ पे भी ये जो राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए जो उनको तैयार किया गया संथालों को और उन्हें जो ज़मीन दिया गया वो सिर्फ दिखावा था कि हम आपको वहाँ बसने के लिए ज़मीन दे रहे हैं। वास्तव में उनका उद्देश्य था उस ज़मीन को इन लोगों के द्वारा जो है खून पसीने के बल पर उनको उपजाऊ बनाना और फिर बाद में चलकर उन्हें ये हड़प लिया जो आपने देखा भी, और जिसके कारण संथाल जो है आरंभ में इनका तो समर्थक होगा, लेकिन यही जो वजह है उनको जब उनका असलियत पता चलेगा तो फिर इनका ये कट्टर दुश्मन बन जाएगा और फिर संथाल विद्रोह आगे चलकर आपने देखा कि हुआ था। तो इस तरीके से अगर इस व्याख्या के आधार पर हम देखें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा संथाल परगना, क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र को ही दामिन ए कोह के नाम से भी जाना जाता था तत्कालीन समय में। साथ ही यहाँ जो दूसरा प्रश्न है वो है कि संथालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए कह रहा है साहूकारों के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है किसानों के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है शिल्प वर्ग के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है अंग्रेजी सरकार के लिए। दोस्तों आपको बताऊं कि दीकू शब्द का प्रयोग जो है आदिवासियों के द्वारा, न सिर्फ संथालों के द्वारा, जो अन्य आदिवासी थे उनके द्वारा भी दीकू शब्द का प्रयोग जो है अपने क्षेत्र से बाहर के जो लोग होते थे उनके लिए किया जाता था। लेकिन यहाँ प्रॉपर संथाल की बात हुई है और संथालों के द्वारा विशेषकर जो ये दीकू शब्द है ये साहूकारों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए साहूकारों के लिए।
आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो दीकू शब्द संथालों द्वारा साहूकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जो ऋण पर ऊंची ब्याज दर लगाते थे और कर्ज न अदा किए जाने पर उनकी जमीन अर्थात इन संथालों की जो है जमीन पर कब्जा कर लेते थे, उसे नीलाम कर लेते थे, उसे हड़प लेते थे। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहूकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई थी। दूसरा कथन है कि इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ, रैयत का मतलब है दोस्तों यहाँ किसान के साथ तय की जाती थी। और तीसरा कथन है कि हर 30 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? आपको इन तीनों कथनों को पढ़ना है और रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि 2 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 सभी की सभी सही है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको तो यहाँ ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 के 3 सभी कथन यहाँ पे सही है दोस्तों। आइए इनके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो यहाँ उपयुक्त सभी के सभी कथन सही है, क्योंकि जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई थी उसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी, अर्थात किसानों के साथ जो है तय की जाती थी। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं तो इस राजस्व प्रणाली में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत अर्थात किसानों के साथ तय की जाती थी। अतः कथन 2 भी यहाँ सत्य है। साथ ही आपको बताऊं तो हर 30 वर्ष बाद जमीन का सर्वेक्षण फिर से किया जाता था, पुनः किया जाता था तथा राजस्व की दर तदनुसार अर्थात उसके अनुसार बढ़ा दी जाती थी। इस प्रकार हम देखें तो कथन 3 भी सही है। इसलिए इस व्याख्या के आधार पर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या कारण था या थे कि इस्तेमारारी बंदोबस्त, जिसे हम अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, तो इस्तेमारारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले ही अर्थात मुश्किल से ही किसी अन्य क्षेत्र में लागू किया गया। तो इनके क्या कारण थे? इसका मतलब यह है कि अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने के बाद इसे जो है अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया गया, इसका क्या कारण या क्या वजह रहा होगा, आपको ये बताना है। यहाँ कथन 1 कह रहा है कि 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। कथन 2 कह रहा है कि बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें अंग्रेजों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। तीसरा कथन कह रहा है कि इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषक या कृषि विद्रोहों की जो शुरुआत है वो हो गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही कथन चुनना है कि क्या ये तीनों कारण इस्तेमारी बंदोबस्त का जो है बंगाल के सिवा अन्य क्षेत्रों में नहीं लागू करने के पीछे का कारण था क्या, या इनमें से कौन सा जो है कथन वो इसका कारण था और कौन था नहीं था, ये आपको चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 यहाँ पे सही कारण है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही कारण है, ऑप्शन सी कह रहा है कि 2 और 3 सही कारण है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी के सभी सही कारण है। और मैं आपको बताऊं इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, क्योंकि इस इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू नहीं करने का, बंगाल में लागू करने के बाद अन्य जगह अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं करने का जो एक कारण था ये था कि 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हो गई, जिसके कारण जो है अंग्रेजों को लगने लगा कि इसका फायदा तो हमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला कारण ये था। इसके बाद अगर दूसरे कारण की बात करें तो बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें अंग्रेजों का कोई हिस्सेदारी नहीं था, जो अंग्रेजों
अंग्रेजों को खलने लगा। तो एक कारण यह भी था, इसलिए ये जो है दोनों कारण यहाँ सत्य है। लेकिन तीसरा कारण यहाँ गलत है, क्योंकि इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। इनकी व्याख्या की बात करें तो इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद विरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया। इसका कारण यह था कि 1810 ईस्वी के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, साथ ही जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ, अर्थात इनका जो आमदनी था वो बढ़ गया। अतः अंग्रेजों को ये खलने लगा और इसके कारण उसने इस व्यवस्था को अन्य जगह लागू करना जो है अपने लिए श्रेयस्कर या हितकर नहीं समझा। तो इस प्रकार देखें तो कथन एक सही है। साथ ही आपको बताऊं तो चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने की तरीकों पर विचार करना था। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अतः कथन 2 भी सत्य है। साथ ही इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत के उदाहरण नहीं देखने को मिलता है, इसलिए कथन 3 गलत है। और इस व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा जो कारण है वो सर्वथा गलत है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, आपको चुनना है। कथन 1 है कि बेलेजली की सहायक संधि। कथन 2 है अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। तीसरा कथन है कि सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। और चौथा है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2, 3 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3, 4 सभी के सभी कारण इसके पीछे थे और सभी के सभी सही है। और मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी कारण जो है वो आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों में से जो है आपको एक हैं। इनमें से आपको सभी के सभी कारण इन कारणों में जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के उद्भव में देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेलेजली की सहायक संधि के तहत होता क्या था। आपको बता दूं शॉर्ट में, तो इस संधि के तहत राज्यों के साथ ये संधि बेलेजली ने किया और उनकी जो विदेश नीति है वो अपने अंदर वो क्या करता था, ले लेता था। साथ ही उनको कहा जाता था कि हम आपको एक सुरक्षा देंगे, इसलिए सुरक्षा के लिए आप हमारा जो एक रेजिडेंट है, सेना है, वो आप अपने जो क्षेत्र है, आपका जो राज्य है उसमें रखिए और उसका खर्चा आपको देना होगा, ठीक है। और उसके कारण जो है दूसरों के पैसे पे ही, भारतीय राजवारों के पैसे पर ही अंग्रेजों ने क्या किया, एक मजबूत सैन्य शक्ति का जो है विकास करने में उसको मदद मिला और आगे चलकर ये सेना उस रजवाड़े के प्रति ही क्या होगा, उनका ही दमन करेगा अंग्रेजों के कहने पर। तो एक कारण बेलेजली की सहायक संधि भी रहा। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाज, जैसे आपने देखा कि सती प्रथा को जो है विलियम बेंटिक के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आपने देखा कि मालम बलि प्रथा जो था उनको ख़त्म कर दिया गया। तो हालांकि ये देखा जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन तत्कालीन जो रूढ़िवादी भारतीय लोग थे उन्होंने ये समझा कि ये जो सुधार कर रहा है ये हक उनको नहीं है। सही है तो क्या हुआ, लेकिन ये सही जो काम है वो हम भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इसका भी विरोध किया। तो ये भी एक कारण इसके पीछे था। साथ ही आपने देखा कि इसमें और भी चीज़ें हुई, जैसे 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रवेश दे दिया गया और यहाँ इन लोगों ने धर्म प्रचार शुरू कर दिया और उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। और जो भारत के लोग थे इनके धर्म को नीचा दिखाना, आदिवासियों के धर्म को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उनके जो रीति रिवाज संस्कृति है उनके साथ जो उनका अस्मिता है उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो ये असंतोष अंग्रेजों के प्रति बढ़ता चला गया और ये भी इस विद्रोह का कहीं ना कहीं कारण रहा। साथ ही सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण रहा, क्योंकि आपको पता है कि सेना में जो है अंग्रेजी सेना का वेतन और खाने पीने की, रहने की सुविधा अलग थी। भारतीय सेना की जो है वेतन और रहने की जो सुविधा थी, खाने पीने की सुविधा वो अलग थी। साथ ही यहाँ
पे जो है भारतीय सेना को ऊंचे पद पर सूबेदार के पद से कभी भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी। इस वजह से सैनिकों में भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति असंतोष था, और जो आगे चलकर जो है ये 1857 ईस्वी के विद्रोह में उभर कर सामने आया। साथ ही जो चर्बी वाले कारतूस है ये तो आपको पता ही है कि ये 1857 ईस्वी के तत्कालीन कारण थे, इसलिए सभी के सभी यहाँ ऑप्शन सही है और इसका उत्तर है ऑप्शन डी। आइए इनकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। आपको बताऊं तो उपयुक्त सभी कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में सही है, क्योंकि 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण प्रमुख थे। राजनीतिक कारणों में बेलेजली की सहायक संधि तथा डलहौजी की व्यपगत नीति की भूमिका अर्थात हड़प की नीति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। साथ ही अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले जैसे कि सती प्रथा को बंद करना या खत्म करना, दास प्रथा को उन्मूलन करना, मानव बलि प्रथा को खत्म करना, खत्म करना को भारतीयों ने अपने धर्म संस्कृति पर प्रहार के रूप में देखा, और उस समय के जो रूढ़िवादी भारतीय लोग थे उसने इसका पुरजोर विरोध किया। साथ ही भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था। मैंने आपको बताया कि सूबेदार के पद से ऊपर जाने की अनुमति उन लोगों को नहीं थी। साथ ही वेतन की न्यून मात्रा निर्धारित की जाती थी तथा उसे समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था, जिससे सैनिकों में असंतोष बढ़ा। समुद्र पार जो है भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था, और आपको पता है कि उस समय में ये लोग इसे अशुभ मानते थे। समुद्र को पार करना जो उस समय के रूढ़िवादी लोग थे या जो शास्त्र थे ये अनुमति नहीं देता था, जिस कारण सेना में बहुत ज़्यादा असंतोष था। साथ ही चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। ये बात मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी सजग हैं तो आपको ये बात तो पता होगा ही। तो इस प्रकार देखें तो इस व्याख्या के आधार पर यहाँ जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 1, 2, 3, 4। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला, और कथन 2 कह रहा है कि पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही कथन सत्य है या हैं? ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कोई सही नहीं है। और यहाँ जो सही है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए अर्थात केवल 1 कथन जो है यहाँ सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंजाब का 1857 ईस्वी के विद्रोह में भागीदारी ही नहीं था, तो ये सक्रिय केंद्र कैसे हो जाएगा। साथ ही आपको बताऊं तो अवध में ये विद्रोह सबसे लंबा इसलिए भी चला क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश सेना में सबसे ज़्यादा अगर कहीं का सैनिक शामिल था तो ये था अवध का, और यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो इन सैनिकों के माता पिता हैं, भाई बंधु है, वो इस विद्रोह में जो है सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे थे, इसलिए अवध में जो है ये विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला, इसलिए कथन 1 सही है और इसका उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला। अवध में विद्रोही ग्रामीण थे, ये लोग क्षण भर में इकट्ठा होते थे और क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इसमें ग्रामीणों की संख्या भी अधिक थी और उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे, अतः कथन 1 बिल्कुल सत्य है। साथ ही आपको बताऊं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में पंजाब ने भागीदारी नहीं की थी, इसलिए दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कार्रवाई पंजाब से दिल्ली की ओर हुई थी। इस प्रकार देखें तो कथन 2 सर्वथा असत्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। केवल 1 ऑप्शन यहाँ पे सही है कि अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, अर्थात आपको ये बताना है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ उनको जो अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया, तो ये जो क्रम था वो किस रूप में था, अर्थात सबसे पहले किसको ख़त्म किया गया, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, तो ये क्रम आपको लगाना है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि मेरठ, उसके बाद दिल्ली, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर झांसी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या झांसी। चौथा ऑप्शन कह रहा है दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ या झांसी। और आपको बताऊं कि ये जो इनके दमन का क्रम था वो सही क्रम है दोस्तों। सबसे पहले इसको दमन किया गया मेरठ में, उसके बाद दिल्ली के इस विद्रोह को दमन किया गया, फिर कानपुर के विद्रोह को, फिर लखनऊ और फिर झांसी। इस तरह देखें तो इसका
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो अंग्रेजों द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन का जो सही क्रम है दोस्तों, ये है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या हैं। एक तरफ चित्रकार का नाम है, दूसरे तरफ उनके चित्र का नाम है। आपको बताना है कि कौन से इनमें से सही सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन की बात करने से पहले यहाँ हम देख लेते हैं। पहला चित्रकार है फेलिस विएतो, और इस तरफ जो इनका सुमेलित किया गया है उनके साथ वो चित्र किया गया है सिकंदराबाग के जो चित्र हैं उनका। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ यह टॉम्स जॉन वारकर का, और उनके साथ जो सुमेल है ऑप्शन चित्र वो है द रिलीफ ऑफ लखनऊ का। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सुमेलित है सही, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही सुमेलित है, ऑप्शन सी कह रहा है कि एक और दो दोनों के दोनों सही सुमेलित है, ऑप्शन डी कह रहा है कोई सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको तो ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊँ तो उपयुक्त दोनों युग्म यहाँ सही सुमेलित है, क्योंकि उल्लेखनीय है कि भारत में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए कृत्यों को सही ठहराने हेतु और इंग्लैंड में जनता की सहानुभूति बटोरने हेतु प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों के द्वारा जो अंग्रेजी चित्रकार थे उन्होंने चित्र बनाए जिनमें भारत में अंग्रेजों पर होने वाले अत्याचारों को दर्शाया, जिससे कि ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की जो मांग है वो करने लगे और भारतीयों के प्रति जो है उनमें जो है कटुता की भावना उत्पन्न हो जाए और अंग्रेजी सरकार की जो ये काली करतूतें थी उन पर क्या हो जाए, पर्दा पड़ जाए। इसलिए अंग्रेज चित्रकारों ने चित्र बनाए जिनमें फेलिस विएतो द्वारा बनाया गया सिकंदराबाग का तथा टॉम्स जोन्स वारकर द्वारा बनाया गया द रिलीफ ऑफ लखनऊ प्रसिद्ध चित्र हैं। उनमें इन मेमोरियम भी उस समय का प्रसिद्ध चित्र था, जिसे में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं और उन पर जो है दिखाया गया कि कितना अत्याचार भारतीयों के द्वारा किया गया है। यह तस्वीर आने वाले संकट को दर्शाती है। इसे चित्रकार जोसेफ नोएल ने बनाया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 1857 ईस्वी की जो विद्रोह हुई उनके काली करतूत को दबाने के लिए, अंग्रेजी सरकार की लोकप्रियता इंग्लैंड में बढ़ाने के लिए और भारतीयों के प्रति कटुता बढ़ाने के लिए जो कुछ अंग्रेज चित्रकार है उनके द्वारा जो है ब्रिटिश चित्रकारों के द्वारा अंग्रेजों को सही ठहराने के लिए कुछ चित्र बनाए गए, जिनमें से जो कुछ चित्र है इनमें पहला चित्र आपने देखा कि फेलिस विएतो के द्वारा बनाया गया था सिकंदराबाग का चित्र, दूसरा टॉम्स जोन्स वारकर के द्वारा बनाया गया था द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र, और जो चित्रकार जोसेफ नोएल है उनके द्वारा बनाया गया था उस चित्र का नाम क्या है, तो इस चित्र का नाम है इन मेमोरियम। क्या नाम है, इन मेमोरियम। तो ये तीन चित्र और चित्रकार का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस विद्रोह से संबंधित ये महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में जो है अपने चित्र के माध्यम से सहानुभूति बटोरने के लिए जो है प्रयास किया था। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर यहाँ देखें तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि यहाँ दोनों के दोनों ऑप्शन सही है या सही सुमेलित है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरे तरफ नेतृत्वकर्ता का नाम दिया है। पहला जो यहाँ पे स्थान है वह छोटा नागपुर या कोल आदिवासी और उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में गोनू को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। दूसरा है बिहार तथा आरा और नेतृत्वकर्ता है जमींदार कुंवर सिंह। तीसरा है कानपुर और नेतृत्वकर्ता है नाना साहब। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से कथन सही है या है आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक और दो सही सुमेलित है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल तीन सुमेलित है, ऑप्शन सी कह रहा है कि दो और तीन सही सुमेलित है, ऑप्शन डी कह रहा है एक दो तीन सभी के सभी सही सुमेलित है। और यहाँ जो सही सुमेलित है ये एक तो है ही, दो भी है और
और 3 भी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बता दूं यहाँ के उपयुक्त सभी युग्म सही सम्मिलित है, क्योंकि छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था गोनू ने। किसने किया था? गोनू ने। इसी प्रकार बिहार तथा आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जमींदार कुंवर सिंह ने। और कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि इस व्याख्या के आधार पर यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी के सभी सही है। साथ ही आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने इसका जो है नेतृत्व किया था। साथ ही दिल्ली से जो है बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया था। इसी प्रकार इलाहाबाद से लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखना है। आइए इस सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। और मैं आपको बताऊं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। और जो आगे चलकर जब 1858 ईस्वी का एक्ट आएगा तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर, या यूं बोलें कि इस पद का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय। और भारत का प्रथम जो वायसराय है वो भी कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग ही बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया जाएगा और इस एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है भारत पर से वो ख़त्म कर दिया जाएगा और जो सारा शासन है अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाएगा, जिसे कहा जाएगा कि प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत हो गई। साथ ही जो गवर्नर जनरल का पद है उसे अब जो है वायसराय कहा जाने लगेगा। इस प्रकार जो है अंतिम रूप से अगर अंग्रेजी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें कौन था? तो ये था कौन? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका भी आंसर होगा क्या? लॉर्ड कैनिंग। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये बात और ध्यान रखिएगा कि 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ही विलय और विस्तार की नीति को त्याग दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, और कहा जाएगा कि हम रजवाड़ों के साथ सहानुभूति की जो दृष्टि है वो अपनाएंगे। साथ ही इसमें जो है इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों जो संस्था है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस व्याख्या के आधार पर देखें दोस्तों, तो इस 10वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। और आपको पता है कि जैसा कि हम इस सेशन में 10 प्रश्न ही लेकर आते हैं, और आज भी हमने कभी कभी इसमें 11-12 भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम 10 प्रश्न लेकर आते हैं। और आज के इस सेशन में भी हमने दोस्तों 10 प्रश्न को ही शामिल किया था। और मुझे उम्मीद है कि मैंने इस प्रश्न को अच्छे से आप लोगों के समक्ष रखा है और उसका सही से और आप लोगों के अनुकूल, आप लोगों के फ़ायदा को ध्यान में रखकर इनका बहुत ही शानदार तरीके से इनका व्याख्या भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही रोचक और आनंददायक लगा होगा और आप लोगों इसका जो है अधिक से अधिक लाभ उठा रहे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जब तक मैं नेक्स्ट सेशन लेकर प्रस्तुत होता हूं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अपना और अपने परिवार का जो सुरक्षा है उनको ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही जाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोग लाइक शेयर करना
इस वीडियो को और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इतना तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर ही सकता हूँ, इतना तो मांग सकता ही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा और इस वीडियो को भी यहाँ विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।